सवाट एच ऐप साबी का मेरे चैनल हिंदी नॉवल स्टोरी पर अच्छा लगे टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करे। 191 मेरे स्टाफ को डराना बंद करो। सोनाली अपने मन में सोचती है, अगर सर को मेरी बात पर विश्वास है कि लड़के के पास गन है तो ये जानने के बाद तो इन्हें तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन यह मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं। आखिर यह छुपाना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ इनका इसके साथ में सच में कोई कनेक्शन है। अगर इनका इस लड़के के साथ में कोई कनेक्शन है तो मेरा चुप रहना ही सही होगा। जब सोनाली गहरी सोच में डूबी हुई थी, ये देखकर एरिक कहता है, सोनाली क्या सोच रही हो? एरिक की आवाज सुनकर सोनाली रियलिटी में आती है और कहती है, कुछ नहीं सर, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, मैं किसी भी स्टाफ मेंबर को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वेरी गुड, अब जाकर अपना काम करो। हल्की सी मुस्कान के साथ एरिक बोलता है। सोनाली एक बार उस लड़के की ओर देखती हैं और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सोनाली के वहां से जाने के बाद एरिक कार्तिक की ओर बढ़ जाता है, जो इस समय कपड़ों के डिजाइन देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कपड़े देखने पर था। वह एक के बाद एक 3 पीस निकालता है और उसे अपने ऊपर लगाकर कुछ पल के लिए कांच में देखता और उन्हें सोफे पर पटकते जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे कोई भी सूट पसंद नहीं आ रहा हो। उसी की बगल में एक स्टाफ की एक लड़की अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी थी। उसने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी थी और बालों का जुड़ा बना रखा था और उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन उसकी नजर लगातार कार्तिक को देखे जा रही थी, क्योंकि कार्तिक कई देर से कपड़े निकाल रहा था। उन्हें अपने ऊपर लगाकर देखता, फिर उसके बाद उसे सोफे को पटक देता। लड़की कहीं देर से लगातार देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर कार्तिक चाहता क्या है। लड़की नर्म आवाज में कहती है, सर आपने इतने सारे कपड़े देख लिए, क्या आपको इनमें से कुछ पसंद आया? बिल्कुल नहीं, कोल्ड टोन में कार्तिक बोलता है। सेल्स गर्ल कहती है, सर तो फिर मुझे बताइए आपको किस पैटर्न में चाहिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने अब तक तुम्हारे यहाँ के जितने भी कपड़े देखे हैं वे सारे के सारे बकवास है। क्या तुम इन कपड़ों को इस देश के सबसे बड़े डिजाइनर के डिजाइन कहते हो? मुझे लगता है रास्ते का दर्जी भी इससे अच्छे कपड़े सिलता होगा, सख्त आवाज में कार्तिक कहता है। कहते समय कार्तिक का डार्क ऑरा महसूस किया जा सकता था। स्टाफ गर्ल धीमी आवाज में कहती है, यह आदमी अपने आप को समझता क्या है? हमारे बॉस के डिजाइन की इंसल्ट कर रहा है। क्या इसकी इतनी औकात भी है कि हमारे बॉस के डिजाइन में से एक भी सूट खरीद सके? कार्तिक के कान बहुत शार्प थे, इसलिए लड़की के इतनी धीमी आवाज में कहने के बावजूद भी कार्तिक को उसके शब्द साफ सुनाई दे जाते हैं। कार्तिक उसकी और डार्क नजरों से देखता है। कार्तिक की नजरों को देखकर लड़की सहम जाती है और उसके शरीर में एक अनचाहा आसान डर उत्पन्न होने लगता है और डर के कारण वह अपने कदम पीछे करने लगती हैं। कार्तिक धीरे धीरे अपने कदम उस लड़की की ओर बढ़ता है। अगर लड़की अपने कदम पीछे करने लगते हैं, उसकी आंखों में इस समय डर नजर आ रहा था। कार्तिक उसकी ओर बढ़ते हुए सख्त आवाज में बोलता है, क्या तुम अपने कस्म के बारे में ऐसी बातें करती हो? और क्या तुम सच में मेरी औकात जानना चाहोगी? और अगर मैं तुम्हें अपनी औकात बताने की कोशिश की तो क्या था उसे जानने के बाद जिंदा रह पाओगी? कहते हुए कार्तिक के चेहरे पर डेविल स्माइल छा जाती है। ये सुनकर लड़की और डर जाती है। वह हकलाते हुए कह दिया, MSORRYSORRY, प्लीज माफ कर दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। अब अगर गलती की है तो उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए। कोल्ड टोन में कार्तिक बोलता है। उसी वक्त आवाज आती है, मेरे स्टाफ को डराना बंद करो। यह आवाज किसी और की नहीं, एरिक की थी। आवाज सुनकर कार्तिक जिस दिशा से आवाज आई थी उस दिशा की ओर देखता है। उसके सामने एरिक खड़ा था। एरिक को देखकर उसकी आईब्रो ऊपर हो जाती है और उसके होठों पर सार्कास्टिक मुस्कान छा जाती है। एरिक कार्तिक को इग्नोर करते हुए स्टाफ गर्ल की ओर देखते हुए बोलता है, यहां से जाओ और कोई दूसरा काम करो, क्योंकि इन्हें कपड़े दिखाने का काम मैं कर दूंगा। कहते समय एरिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। एरिक को अपने सामने देखकर उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो है अभी अभी वह लड़की मौत के द्वार से बचकर बाहर निकली हो। लड़की एरिक की ओर देखते हुए झुकती है और उसे थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। कार्तिक भी उस लड़की को वहां से जाने से रोकता नहीं, बल्कि उसकी नजरें तो इस समय एरिक की ओर टिकी हुई थी। वह बिना पलक झपकाए एरिक को देख रहा था। एरिक कार्तिक की आंखों में देखते हुए कोल्ड टोन में बोलता है, अगर तुम्हें मेरे हाथ से बने हुए डिजाइन पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कपड़े देखने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहिए, ना कि यहां पर आना चाहिए था? कहते समय एरिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। 192 इंसल्ट। कार्तिक भी उस लड़की को वहां से जाने से रोकता नहीं, बल्कि उसकी नजरें तो इस समय एरिक की ओर टिकी हुई थी। एरिक कार्तिक की आंखों में देखते हुए कोल्ड टोन में बोलता है, अगर तुम्हें मेरे हाथ से बने हुए डिजाइन पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कपड़े देखने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहिए, ना कि यहां पर आना चाहिए था? कहते समय एरिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे।
जब जगह का मालिक ही अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देना नहीं जानता है तो वहां के स्टाफ से और क्या उम्मीद की जा सकती है। होठों पर सार्कास्टिक स्माइल के साथ कार्तिक कहता है। एरिक भी उसी अंदाज में कहता है, अगर तुम सामने वाले से रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तुम्हें मेरे स्टाफ के साथ ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? और इसके अलावा तुम्हें मेरे काम पर उंगली उठाने का अधिकार किसने दिया? कोल्ड टोन में कार्तिक की आंखों में देखते हुए एरिक कहता है। कार्तिक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, एकदम शांत लग रहा था। तुम्हारे स्टाफ को कस्टमर हैंडल करने की तमीज नहीं है, इसलिए किसी को तो उन्हें सिखाने की जरूरत है, और अगर वह काम तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे करने में कोई एतराज नहीं है। और रही तुम्हारे काम की बात, अगर तुमने ये सारे डिजाइन अच्छे बनाए होते तो मैं इनकी तारीफ जरूर करता, लेकिन ये सारे के सारे बकवास है, इसलिए अगर तुम मेरी सलाह मानो तो इन्हें अभी इसी वक्त जला दो, क्योंकि इनमें से एक भी मेरे लायक नहीं है। होठों पर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है। ये सुनकर एरिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। एरिक अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखों में कार्तिक के लिए चिंगारी नजर आ रही थी। कार्तिक को देखकर उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त कार्तिक के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देना चाहता था, क्योंकि जहां पूरी दुनिया उसके बनाए हुए डिजाइन्स की दीवानी है, लोग उसके फैशन सेंस और उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं, उसके सारे डिजाइन्स मार्केट में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, यहां तक कि उसके डिजाइन को खरीदने के लिए लोगों को पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। और ऐसे डिजाइन्स की कार्तिक उसके मुंह पर इंसल्ट कर रहा था। वह सिर्फ उसके डिजाइन्स की इंसल्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसके ये सारे शब्द उसकी पूरी जिंदगी पर एक तमाचे की तरह था, क्योंकि उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने डैड को यही काम करते हुए देखा था। उसके डैड भी एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं और उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उसने भी फैशन डिजाइनर बनना चुना था, और उसने भी अपने डैड की तरह ही वो मुकाम हासिल किया, जिसे पाने के लिए न जाने कितने मेहनत करनी पड़ती है। और कार्तिक उसके सामने उसके डिजाइन्स की इंसल्ट कर रहा है, जो कि उसके लिए सहना आसान नहीं है। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एरिक कहता है, अगर तुम्हें मेरे डिजाइन्स इतने ही नापसंद है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मैं तुम्हें इन्हें बेचना नहीं चाहता। कहते समय औरत के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। एरिक के शब्द सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान छा जाती है। चला जाऊं? ऐसे कैसे चला जाऊं? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कितनी दूर से आया हूं? और अगर मुझे यहाँ से जाना ही होता तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर कार्तिक सोफे के पास जाने लगता है। तभी एरिक पीछे से कहता है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन कार्तिक एरिक के शब्दों को इग्नोर कर देता है। उसका ध्यान तो इस समय सोफे पर पड़े हुए उन कपड़ों पर था जिन कपड़ों को कार्तिक ने रिजेक्ट किया था। कार्तिक एक हाथ से उन कपड़ों को उठाता है और बिना सोचे समझे उन्हें साइड में पटक देता है। ये देखकर एरिक को शॉक लगता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। कार्तिक उसके एक्सपेंसिव कपड़ों को ऐसे पटक रहा है जैसे लोग कच्चे के देर में कचरा पटक देते हैं। एरिक अपने मन में सोचता है, क्या इसकी नज़रों में मेरे डिजाइन्स की कीमत कचरे के समान है? एरिक से कंट्रोल नहीं होता और वह बोल देता है, कार्तिक क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो जिन कपड़ों को तुमने अभी साइड में कचरे की तरह पटका है वे सारे कपड़े कितने एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें उनकी कम से कम थोड़ी बहुत तो कदर करनी चाहिए। लेकिन कार्तिक एरिक के शब्दों को पूरी तरह से इग्नोर करके उन कपड़ों को साइड में पटक देता है, और उसके चेहरे पर अपने इस हरकत के लिए कोई भी गिल्ट नजर नहीं आ रहा थी। कार्तिक सोफे पर बैठ जाता है। वह इस समय अपने एक पांव पर पांव रखकर बैठा हुआ था। वह किसी राजा की तरह लग रहा था और उसके आसपास का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग था। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता है कि यह सिर्फ एक 23 साल का लड़का है। एरिक, कार्तिक, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कार्तिक एरिक की आंखों में देखते हुए शांत लहजे से बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सुनकर एरिक कार्तिक की ओर बढ़ता है और अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहता है, क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें तो मेरे हाथों के बने हुए एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ पर रुकना क्यों चाहते हो जब तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना ही नहीं है? इस समय पर की आंखों में कार्तिक के लिए गुस्सा देखा जा सकता था। 193 कार्तिक कश्यप डरता है। ये सुनकर एरिक कार्तिक की ओर बढ़ता है और अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहता है, क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें तो मेरे हाथों के बने हुए डिजाइन में से एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ पर रुकना क्यों चाहते हो जब तुम्हें यहाँ से कुछ खरीदना ही नहीं है? इस समय पर की आंखों में कार्तिक के लिए गुस्सा देखा जा सकता था, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वह इसमें काफी शांत था। उसकी आंखें भी कुछ बयां नहीं कर रही थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे मानो समुद्र के गहरे नीले पानी की तरह उसमें कुछ छुपा हो। तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ खरीदने आया हूँ? सर्द आवाज में कार्तिक कहता है। अगर तुम यहाँ पर कुछ खरीदने नहीं आए हो तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? एरिक कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब जानता था, लेकिन फिर भी वो यह सवाल का कार्तिक से करता है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ।
कार्तिक शांत लहजे से कहता है और कहते समय कार्तिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। उसे देखकर समझ पाना मुश्किल था कि वह इस समय क्या सोच रहा है। ये सुनकर एरिक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए तीखे अंदाज में एरिक कहता है, जहां तक मुझे याद है हम दोनों दोस्त नहीं, और जब हम दोनों में दोस्ती जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा इतनी दूर से मुझसे मिलने आना थोड़ा अजीब है? कार्तिक चुप था, वह कुछ नहीं कह रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। एरिक कार्तिक की ओर देख रहा था, वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। एरिक अपने मन में सोचता है, क्या ये सच में मुझसे मिलने आया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो इसे देखकर के बता पाना नामुमकिन है कि यह इस समय क्या सोच रहा है। आखिर यह मेरे पास आया क्यों है? जब कार्तिक से एरिक को कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह अपने शब्दों को दोहराते हुए एक बार फिर से कहता है, क्या अब तुम्हारी नज़रों में मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि तुम मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी समझो? ये सुनकर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कार्तिक बोलता है, इतने समय से मैं वहां रहते रहते मैं बोर हो चुका था। अब वहां पर करने को कुछ भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। मैंने डैड से कई बार यहां पर आने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मुझे हर बार मना कर दिया, इसलिए इस बार मैं बिना बताए यहां पर आ गया। और अब यहां पर आने के बाद वह मेरे पीछे बॉडीगार्ड की लाइन लगाना चाहते हैं और उनकी वही सड़ी हुई शक्लें देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और अब कुछ समय के लिए मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? चेहरे पर बिना किसी भाव के कार्तिक कहता है। तो इसका मतलब द ग्रेट कार्तिक कश्यप, जो किसी से नहीं डरता है, यहां तक कि मौत से भी नहीं डरता है, वो कार्तिक कश्यप अपने डैड के बॉडीगार्ड से डरता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास छुपाने के लिए आया है। सार्कास्टिक स्माइल के साथ एरिक कहता है। कार्तिक कुछ नहीं कहता, वह बस एकटक एरिक को घूर रहा था। एरिक आगे कहता है, भला इस बात पर कोई यकीन करेगा? दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है जिससे कार्तिक कश्यप डरता है? मजाकिया अंदाज में एरिक कहता है। कार्तिक अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, बस एरिक की ओर घूर रहा था। एरिक कुछ देर सोचकर कहता है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है। अगले हफ्ते तुम्हारे दादा राज कश्यप की 50वीं शादी की सालगिरह है, जिसमें इस देश के बड़े बड़े लोग आने वाले, और डेफिनेटली एनिवर्सरी पार्टी में राज कश्यप अपने फेवरेट पोते को ना बुलाए, ऐसा तो नहीं हो सकता? और जब वे तुम्हें यहाँ खुद बुलाने वाले थे तो तुम्हें एक हफ्ते पहले आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम एक हफ्ते बाद आते हैं तो तुम्हें तुम्हारे डैड के बॉडीगार्ड से छुपने की जरूरत नहीं थी। फिर भी तुम्हें वहां से भागने की क्या जरूरत थी? कहते हुए जवाब की उम्मीद में एरिक कार्तिक की ओर देखता है। मैंने तुम्हें अपना जवाब पहले ही दे दिया है, मैं बार बार तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कोल्ड टोन में कार्तिक कहता है। एरिक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ही सुनने को मिलेगा। फिर भी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें किसी 5 स्टार होटल में रुकना चाहिए था, या फिर तुम कहीं और जा सकते थे? क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ देर और रुकोगे तो तुम्हें इस बात से डरना चाहिए कि मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम यहाँ पर हो। सार्कास्टिक मुस्कान के साथ एरिक कहता है। ये सुनकर कार्तिक की एक आईब्रो ऊपर हो जाती है और उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान छा जाती है। कार्तिक अपनी जैकेट में अपना हाथ डालता है और जब वह अपना हाथ वापस अपनी जैकेट से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक डार्क ब्लैक रिवॉल्वर्स थी। रिवॉल्वर को देखते हैं एरिक की आंखें फटी के फटी रह जाती है और उसकी सांस अटक जाती है। वह अपना थूक अपने गले में निगलते हुए एक लंबी आह भरता है। कार्तिक रिवॉल्वर को अपने हाथ में लेकर अपना दूसरा हाथ उसे पर फेरने लगता है। उसकी नजर इस समय अपनी रिवॉल्वर की ओर थी, वह एरिक की ओर नहीं देख रहा था। 194 रिवॉल्वर। ये सुनकर कार्तिक की एक आईब्रो ऊपर हो जाती हैं और उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान छा जाती है। कार्तिक अपनी जैकेट में अपना हाथ डालता है और जब वह अपना हाथ वापस अपनी जैकेट से बाहर निकालता है तो उसके हाथ में एक डार्क ब्लैक रिवॉल्वर्स थी। रिवॉल्वर को देखते हैं एरिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसकी सांस अटक जाती है। वह अपना थूक अपने गले में निगलते हुए एक लंबी आह भरता है। कार्तिक रिवॉल्वर को अपने हाथ में लेकर अपने दूसरे हाथ को उस रिवॉल्वर पर फेरने लगता है। उसकी नजर इस समय अपनी रिवॉल्वर की ओर थी, वह एरिक की ओर नहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, वह बहुत ही शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके आसपास का एक डार्क ऑरा महसूस किया जा सकता था। कार्तिक हकलाते हुए एरिक कहता है। अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए एरिक बोलता है, कार्तिक ये क्या कर रहे हो? इतना कहकर एरिक कार्तिक की ओर बढ़ता है और आगे बढ़कर एरिक अपने दोनों हाथों से कार्तिक के उस हाथ को पकड़ लेता है जिस हाथ में रिवॉल्वर थी और उस हाथ को वापस से कार्तिक की जैकेट में डाल देता है। लेकिन कार्तिक एरिक की इस हरकत पर कुछ कह नहीं बोलता, वह बस एरिक की ओर देख रहा था। रिवॉल्वर को कार्तिक की जैकेट में अंदर रखने के बाद एरिक लंबी सांस लेता है और कार्तिक की ओर देखते हुए कहता है, प्लीज यार इसे अंदर रखो। क्या कर रहे हो कार्तिक? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पहले ही सोनाली ने तुम्हारी रिवॉल्वर देख ली और अब तुम इसे बाहर निकाल कर तुम क्या चाहते हो? मेरा बाकी का स्टाफ भी इस रिवॉल्वर को देख ले और सब लोग मुझे हमेशा डरी हुई और घूरती हुई नजरों से देखें, क्योंकि मेरा किसी माफिया गैंग के साथ कोई कनेक्शन है। तुम ये सब करके चाहते क्या हो?
कहीं तुम मेरा काम बंद करवाना चाहते हो? कार्तिक कुछ नहीं कहता है, बस बिना पलक झपकाए वह एरिक की ओर देख रहा था, जिसके चेहरे पर रिवॉल्वर को देखने के बाद इस समय 12 बजे हुए थे। जब कार्तिक कोई जवाब नहीं देता है तो एरिक कोल्ड टोन में बोलता है, तुम मुझे इस तरह से क्या घूर रहे हो? तुम सच में मुझे मरवाना चाहते हो? मुझे लगता तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। उठो, मेरे साथ अभी इसी वक्त मेरे केबिन में चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे स्टाफ की नज़रों में मेरी इमेज खराब हो। इतना कहकर एरिक कार्तिक का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए सोफे से खड़ा करता है। तभी उसकी नज़र साइड में पड़े हुए उन कपड़ों पर जाती है जिन्हें कुछ देर पहले कार्तिक ने बकवास कहकर फेंक दिया था। एरिक अपने मन में सोचता है, कमीना। कार्तिक एरिक की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए बोलता है, क्या तुमने कुछ कहा? एरिक मन में सोचता है, इसके कान कितने तेज है, इसे कैसे सुनाई दिया कि मैं इसे क्या कहा? नहीं नहीं, भले ही इसके कान कितने भी तेज हो, कोई भी इंसान दूसरे के मन की बात कैसे सुन सकता है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, भला मैं तुम्हें कैसे कुछ भी कह सकता हूँ? नकली मुस्कान के साथ एरिक कहता है। लेकिन कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे एरिक के शब्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन एरिक कार्तिक की नज़रों को इग्नोर करते हुए दूसरी दिशा में देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, सोनाली, इन सारे कपड़ों को उनकी जगह पर रखवा देना, क्योंकि किसी ने इन्हें कचरा समझकर फेंक दिए है। आखिरी लाइन कहते वक्त एरिक तीखी नज़रों से कार्तिक की ओर देखता है। लेकिन कार्तिक आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही एरिक उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। तुम्हें मुझे आगे जो भी कहना है प्लीज मेरे केबिन में कह देना, क्योंकि यहाँ पर मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट है और मुझे पूरा यकीन है अगर मैं कुछ देर और तुम्हारे साथ यहाँ रुका तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी रिस्पेक्ट कचरे में मिल जाएगी, और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकता। इतना कहकर तारीख खींचते हुए कार्तिक को अपने केबिन में लिया था। कार्तिक को अपने केबिन में लाने के बाद एरिक कार्तिक का हाथ छोड़ देता है और अपनी केबिन का दरवाजा बंद कर लेता है। भगवान का शुक्र है किसी ने तुम्हारी बंदूक देखी नहीं। इतना कहकर एरिक एक लंबी सांस लेता है। वही कार्तिक की नजरें एरिक के केबिन का जायजा ले रही थी। एरिक के केबिन का कलर ब्राइट था, ब्राइट ब्लू के साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जिसकी वजह से उसके केबिन में एक पॉजिटिविटी फील हो रही थी, जिसे देखकर कार्तिक बिना एरिक की ओर देखे बोलता है, तुम्हें अभी भी ब्राइट कलर पसंद है? ऑफ कोर्स मुझे ब्राइट कलर पसंद है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक बोरिंग इंसान नहीं हूं जिसे बचपन से लेकर अब तक ना किसी कलर में इंटरेस्ट है ना ही लोगों में इंटरेस्ट है। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग जिंदा कैसे रहते हैं, मुंह बनाते हुए एरिक कहता है। कार्तिक कुछ नहीं बोल रहा था, उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो उसे एरिक के शब्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे फैशन हाउस में अपने साथ में रिवॉल्वर नहीं लेकर आनी चाहिए थी? तुम जानते भी हो सोनाली ने तुम्हारे पास रिवॉल्वर देख ली, मैंने कितनी मुश्किल से उसे किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है वह कब तक इस बात को छुपा पाएगी। और वो मुझे उस वक्त कितनी अजीब नज़रों से देख रही थी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ना जाने वह इस समय मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या पता उसे गलतफहमी हो गई हो कि मेरा किसी माफिया गैंग के साथ कोई कनेक्शन हो। 195 मेरा डार्क ईगल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे फैशन हाउस में अपने साथ में रिवॉल्वर नहीं लेकर आनी चाहिए थी? तुम जानते भी हो सोनाली ने तुम्हारे पास रिवॉल्वर देख ली, मैंने कितनी मुश्किल से उसे किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है वह कब तक इस बात को छुपा पाएगी। और वो मुझे उस वक्त कितनी अजीब नज़रों से देख रही थी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ना जाने वह इस समय मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या पता उसे गलतफहमी हो गई हो कि मेरा किसी माफिया गैंग के साथ कोई कनेक्शन हो। कहते समय एरिक के चेहरे पर टेंस भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। एरिक अपने शब्दों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, हे भगवान, अब मैं उसे कैसे हैंडल करूंगा, मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि मेरा किसी माफिया गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम यहाँ पर आते और ना ही सोनाली तुम्हारे पास वो रिवॉल्वर देखती और ना ही वह मेरे बारे में ऐसा कुछ भी सोचती। कार्तिक के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसे एरिक को परेशान देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह काफी शांत नजर आ रहा था। शांत लहजे से वह कहता है, तो क्या हुआ अगर वो ऐसा कुछ सोचती भी हो? क्योंकि तुम भी तो हम में से एक ही हो। तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार रिवॉल्वर नहीं देखी है, तुमने इसे पहले कई बार देखा है और इसे कई बार चलाया भी है, उसके बावजूद भी इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कुछ देर रुकते हुए कार्तिक तीखी मुस्कान के साथ आगे कहता है, हाँ लेकिन एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो।
शायद तुम उस लड़की को इसलिए नहीं बताना चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन किसी नॉर्मल माफिया गैंग के साथ नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी माफिया ऑर्गेनाइजेशन डार्क ईगल के साथ था, क्योंकि तुम शायद उस लड़की को पसंद करते हो या फिर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कहते समय कार्तिक के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये सुनकर एरिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन छा जाते हैं। कार्तिक कश्यप, अपने शब्दों को करेक्ट करो, क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो मैंने डार्क ईगल का साथ काफी समय पहले ही छोड़ दिया था और तुम्हें मुझे अपने में से एक काउंट करने का अधिकार नहीं है, और मैं अब एक नॉर्मल इंसान हूं जिसका माफिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश हूं। कम से कम हर वक्त मेरी जान पर खतरा तो बना नहीं रहता है। और रही सोनाली की बात, तो सोनाली तो क्या, मैं दुनिया की किसी भी लड़की को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता कि मैं डार्क ईगल जैसी माफिया ऑर्गेनाइजेशन का कभी हिस्सा था, सख्त लहजे से एरिक कहता है। कार्तिक के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसके दाएं आईब्रो ऊपर उठ जाती और साही और उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान छा जाती है जो एक सेकंड बाद गायब हो जाती है। लेकिन कार्तिक कुछ कहता नहीं है। उसकी जगह पर कार्तिक अपने कदम एरिक की ओर बढ़ने लगता है। कार्तिक के कदम अपनी ओर बढ़ता देख एरिक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन छा जाते हैं। उसके शरीर में एक अलग सी घबराहट उत्पन्न होने लगती है। वह ना चाहते हुए भी अपने कदम पीछे करने लगता है। एरिक को अपने कदम पीछे करता देख कार्तिक के होठों पर सार्कास्टिक मुस्कान छा जाती है। कार्तिक, क्या कर रहे हो? पीछे की ओर जाते हुए एरिक बोलता है। उसकी आवाज में बेचैनी महसूस की जा सकती थी, लेकिन कार्तिक एरिक के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वह अपने कदम धीरे धीरे एरिक की ओर बढ़ा रहा था। जैसे जैसे कार्तिक के एरिक के करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। उसे कार्तिक का डार्क ऑरा महसूस हो रहा था। कार्तिक, एरिक इतना कहता है, लेकिन उसी वक्त वह पीछे दरवाजे से टकरा जाता है। दरवाजे से टकराते ही उसे एहसास होता है कि अब उसके पास और पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कार्तिक, क्या कर रहे हो? अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एरिक कहता है। कार्तिक अभी भी चुप था। कार्तिक, तुम्हें जो कुछ कहना है वह तुम मुझे दूर रहकर भी तो कह सकते हो, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरी ओर बढ़ रहे हो मुझे डर लग रहा है। कार्तिक अभी भी कोई जवाब नहीं देता है। वह एरिक के करीब पहुंच जाता है और अपना हाथ उसके साइड में रखते हुए कोल्ड टोन में कहता है। एरिक, क्या तुम ये बात भूल रहे हो? हमारी दुनिया में जो एक बार आ जाता है वह कभी भी वापस नहीं जा सकता, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो तुम हमेशा हमेशा के लिए हम में से एक ही रहोगे। लेकिन एरिक आगे कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही कार्तिक अपने बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें डैड ने डार्क ईगल को छोड़ने की परमिशन दे दी, इसलिए तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। भले ही डैड ने तुम्हें डार्क ईगल छोड़ने की परमिशन दे दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा रिश्ता डार्क ईगल के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्योंकि तुम चाहकर भी डार्क ईगल के साथ अपना कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे डैड आज भी मेरे डैड के लिए काम करते हैं। तीखी मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है। 196 एक पल की खुशी। लेकिन एरिक आगे कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही कार्तिक अपने बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें डैड ने डार्क ईगल को छोड़ने की परमिशन दे दी, इसलिए तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। भले ही डैड ने तुम्हें डार्क ईगल छोड़ने की परमिशन दे दी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा रिश्ता डार्क ईगल के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्योंकि तुम चाहकर भी डार्क ईगल के साथ अपना कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे डैड आज भी मेरे डैड के लिए काम करते हैं। तीखी मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है। ये सुनकर एरिक का खून खौल रहा था। उसे कार्तिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी अपना गुस्सा कार्तिक पर नहीं निकाल सकता था। लेकिन फिर भी एरिक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह कार्तिक को अपने आप से दूर करने के लिए धक्का दे देता है, जिसके कारण कार्तिक लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला जाता है, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेता है, जिसके कारण वह गिरता नहीं है। कार्तिक के होठों पर एक तीखी मुस्कान थी। कार्तिक पीछे की ओर जाता है और टेबल के पास पड़ी हुई चेयर पर बैठ जाता है और अपने पाँव पर पाँव रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। क्या हुआ? तुम्हें सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई? लगता है तुम्हें सच्चाई सुनकर बुरा लगा। समझ सकता हूं तुम्हें इस समय कैसा लग रहा है। सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है। कार्तिक, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, भले ही मैं और मेरे डैड तुम्हारे डैड के लिए आज भी काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा डार्क ईगल के साथ कोई कनेक्शन है। क्या तुम ये बात भूल गए? आदित्य सर ने मुझे खुद डार्क ईगल से आज़ाद किया है। अपनी आवाज को तेज करते हुए एरिक कहता है। इस समय एरिक की आंखों में चिंगारी देखी जा सकती थी और उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। एरिक, मैंने कहा ना, भले ही डैड ने तुम्हें डार्क ईगल से आज़ाद कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम सच में हमेशा की आज़ाद हो गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सवालिया नजरों से कार्तिक की ओर देखते हुए एरिक बोलता है। कार्तिक एक लंबी सांस लेता है और एरिक की आंखों में देखते हुए शांत लहजे से कहता है। तुम भी ना कितने नादान हो। अभी तक भी मेरा मतलब समझ नहीं? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ।
मेरा मतलब यह है कि भले ही डैड ने तुम्हें डार्क ईगल से आज़ाद कर दिया हो, लेकिन तुम्हारी आज़ादी तब तक की है जब तक डैड इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। जिस दिन मैं डार्क ईगल का हेड बना, उस दिन तुम मेरे सामने अपने घुटनों के बल अपना सर झुकाए हुए बैठे रहोगे। ये सुनने के बाद एरिक शॉक रह गया था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसने कुछ पल पहले क्या सुना था, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए एरिक एक बार और पूछ लेता है, तुमने क्या कहा? तुम तो जानते हो ना, मुझे अपनी बातों को बार बार दोहराने की आदत नहीं है, फिर भी तुम मुझसे दोबारा पूछ रहे हो। क्या तुम ऐसा इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है कि मैंने जो कहा है वह मैं करूंगा नहीं? सर्द आवाज में कार्तिक कहता है। एरिक अपने मन में सोचता है, डाउट? भला मुझे इसकी बातों पर डाउट कैसे हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है ये वही करेगा जो इसने कहा है, क्योंकि इससे मुझे अच्छा कौन जान सकता है। और इसके सामने गिड़गिड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भले ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी डार्क ईगल का हिस्सा रहकर गुजारनी पड़े, लेकिन मैं कभी भी अपनी आज़ादी के लिए इस इंसान के सामने तो भीख नहीं मांग सकता। जब कार्तिक देखता है कि एरिक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तब वह बोलता है, क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हो? कहीं तुम मुझसे छुटकारा पाने की तो नहीं सोच रहे हो? सर्द आवाज में कार्तिक कहता है। इस दुनिया में कोई ऐसा है जो यमराज से छुटकारा पा सकता है, तो भला तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं तुमसे छुटकारा पा सकता हूं? कार्तिक को ताना मारते हुए होठों पर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ एरिक कहता है। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। एरिक आगे बोलता है, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो, तुम यहाँ पर हो। इस बारे में अभी तक तुम्हारे डैड को नहीं पता है। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम इस वक्त यहाँ पर हो, तो कम से कम मैं तुमसे इस वक्त छुटकारा पा सकता हूँ। सार्कास्टिक मुस्कान के साथ एरिक कहता है। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं, वह घूरती नजरों से एरिक को देख रहा था। ये देखकर एरिक को खुशी महसूस होती है, कम से कम एक पल के लिए ही सही उसे कार्तिक से जीतने का मौका तो मिला। आखिर कोई तो ऐसी बात है जिसके बारे में कहकर वह कार्तिक को डरा सकता है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं डार्क ईगल का हेड बनने का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम अभी इसी वक्त मेरे डैड को कॉल कर सकते हो। होठों पर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानता था और यह सुनने के बाद एरिक कभी भी आदित्य कश्यप को कॉल नहीं करेगा। जो कुछ पल पहले एरिक को एक छोटी सी जीत की खुशी हुई थी, वह अगले ही पल उसकी हार में बदल जाती है। एरिक अपने मन में सोचता है, कमीना हमेशा से जानता है कैसे किसका फायदा उठाना है। 197 मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं डार्क ईगल का हेड बनने का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम अभी इसी वक्त मेरे डैड को कॉल कर सकते हो। होठों पर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानता था और यह सुनने के बाद एरिक कभी भी आदित्य कश्यप को कॉल नहीं करेगा। जो कुछ पल पहले एरिक को एक छोटी सी जीत की खुशी हुई थी, वह अगले ही पल उसकी हार में बदल जाती है। एरिक अपने मन में सोचता है, कमीना हमेशा से जानता है कैसे किसका फायदा उठाना है। योजक चिन्ह। जब कार्तिक देखता है एरिक कुछ नहीं कह रहा है, ये देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान छा जाती है। तीखी मुस्कान के साथ कार्तिक बोलता है, तुम्हारे चुप्पी का मतलब क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें मेरी बात मानने से कोई परेशानी नहीं है? चलो अब अगर तुम्हें मेरी बात मानने से नहीं है, तुम्हें कुछ देर के लिए तुम्हें बख्श देता हूं। एरिक कार्तिक की बातों को इग्नोर करते हुए और उससे सवाल पूछते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ कब तक रुकने वाले हो? मुझे यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कब तक रुकने वाला हूँ? शांत लहजे से कार्तिक कहता है। लेकिन एरिक के शब्दों को बीच में काटते हुए कार्तिक कहता है, जब तक मेरा मन होगा तब तक। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कहते समय कार्तिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। एरिक भी कोल्ड टोन में कहता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन किया कि तुम यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते समय एरिक के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कार्तिक को एरिक शब्दों से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। वह शांत लहजे से कहता है, वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ से कब जाना चाहता हूँ, और हाँ मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगा, इसलिए मेरी सारी जरूरत का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। ये सुनकर एरिक के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन छा जाते हैं। क्या कहा? तुम मेरे घर पर रहोगे? तुम मेरे घर पर क्यों रुकना चाहते हो? तुम किसी होटल में भी तो रुक सकते हो, और मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं जो तुम्हारी जरूरत का ध्यान रखूं। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए एरिक कहता है, क्या तुम्हें एक ही बात बार बार बतानी पड़ेगी कि मैं होटल में नहीं रुकना चाहता, और अगर तुम मेरे नौकर नहीं हो तो कोई बात नहीं, बन जाओ। सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है। एरिक आगे कुछ भी कह पाता, उसी वक्त उसका फोन रिंग होने लगता है।
फोन की रिंगटोन सुनकर एरिक का ध्यान कार्तिक से हट जाता है। वह अपने पॉकेट से अपना फोन बाहर निकालता है और कॉलर आईडी देखता है। कॉलर आईडी पर इस समय मोहित का नाम लिखा हुआ आ रहा था। मोहित का नाम देखकर उसके माथे पर शिकन आ जाती है और वह अजीब नजरों से फोन की ओर देख रहा था। एरिक धीमी आवाज में कहता है, मोहित मुझे फोन क्यों कर रहा है? इस सवाल का उठना लाजिमी था क्योंकि इस समय मोहित का फोन आना थोड़ी अजीब बात थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी क्योंकि एरिक और मोहित दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एरिक ने ये शब्द में धीमी आवाज में कहे थे, लेकिन कार्तिक ने उसके शब्द सुन लिए थे और उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। कार्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और एरिक के करीब पहुंचकर उसका फोन उसके हाथ में से छीन लेता है। कार्तिक ने एरिक के हाथों से फोन इतनी जल्दी लिया था कि एरिक को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वह बस अपने खाली हाथों को देखता रहता है जिसमें कुछ देर पहले उसके हाथ में उसका फोन था और अगले ही पल उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया गया था। एरिक कार्तिक की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, कार्तिक ये बदतमीजी है, तुम बिन मेरी परमिशन के मेरे हाथों से मेरा फोन कैसे छीन सकते हो? मेरा फोन वापस दो, तेज आवाज में एरिक कहता है और कहते समय एरिक के चेहरे पर कार्तिक के लिए गुस्सा नजर आ रहा था। लेकिन कार्तिक एरिक की बातों को इग्नोर करते हुए एरिक की ओर तीखी नजरों से देखते हुए बोलता है, ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? सवाल करते हुए कार्तिक एरिक की ओर सवालिया नजरों से देखने लगता है। अपनी आवाज को तेज करते हुए एरिक बोलता है, मुझे क्या पता मोहित मुझे फोन क्यों कर रहा है, और जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने मुझे फोन क्यों किया है, इसलिए मुझे मेरा फोन वापस दो। कार्तिक को एरिक की बातों पर भरोसा नहीं होता है। वह अभी भी एरिक को अजीब नजरों से घूर रहा था। कार्तिक एरिक की बातों को एक बार फिर से इग्नोर करते हुए अगला सवाल पूछता है, क्या तुमने इसे बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं? ये सुनकर एरिक के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। वह कार्तिक की ओर अजीब नजरों से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक आखिर ऐसी बातें कैसे सोच सकता है, क्योंकि जब उसे खुद इस बारे में नहीं पता था कि कार्तिक यहां पर आने वाला है तो वह मोहित को इस बारे में कैसे बता सकता है। 198 बदमाश मच्छर। ये सुनकर एरिक के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। वह कार्तिक की ओर अजीब नजरों से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक आखिर ऐसी बातें कैसे सोच सकता है, क्योंकि जब उसे खुद इस बारे में नहीं पता था कि कार्तिक यहां पर आने वाला है तो वह मोहित को इस बारे में कैसे बता सकता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं मोहित को कैसे बता सकता हूं कि तुम यहां पर हो? जरा सोच कर देखो। क्या तुमने यहाँ पर आने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया था? जब मुझे तुम्हारे यहाँ पर आने के बारे में कुछ नहीं पता था और अचानक तुम्हें यहाँ देखकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था, और इसके अलावा जब से मैंने तुम्हें देखा तब से लेकर अब तक क्या मैं तुम्हारी नज़रों से एक मिनट के लिए भी ओझल हुआ हूँ? जो मुझे मोहित को इस बारे में बताने का मौका मिलेगा। कार्तिक को एक्सप्लेन करते हुए एरिक कहता है। लेकिन कार्तिक के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो एरिक के इतना समझाने के बावजूद भी कार्तिक को उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है। तो फिर ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? अपनी आवाज को कार्तिक पर तेज करते हुए एरिक कहता है, मुझे क्या पता यह मुझे कॉल क्यों कर रहा है, और जब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा तब तक मुझे इस बारे में कैसे पता चलेगा कि इसने मुझे कॉल क्यों किया है। अगर तुम जानना चाहते हो इसलिए मुझे फोन क्यों किया है तो अभी इसी वक्त मेरा फोन वापस करो। कार्तिक अभी भी एरिक की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, और वहीं दूसरी ओर कार्तिक के हाथों में फोन रिंग हो रहा था और लगातार कई देर तक फोन रिंग होने के बाद बंद हो जाता है। कार्तिक जब कोई जवाब नहीं देता है तो एरिक अपनी बात को दोबारा दोहराते हुए कहता है, कार्तिक मुझे मेरा फोन वापस करो। मोहित को मुझसे कुछ काम होगा इसीलिए वह मुझे कॉल कर रहा है। उसी वक्त फोन दोबारा से रिंग होने लगता है। कार्तिक देखो उसका फोन दोबारा आ रहा है, इसलिए मुझे मेरा फोन वापस करो। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एरिक बोलता है। कार्तिक कुछ देर के लिए सोचता है, फिर एरिक का फोन उसे वापस देते हुए कहता है, तुम उसका फोन अटेंड कर सकते हो लेकिन तुम्हें अपना फोन स्पीकर पर रखना होगा। कहते समय कार्तिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम फोन स्पीकर पर रखवा कर तुम सच में हमारी प्राइवेट बातें सुनना चाहते हो? कोल्ड टोन में एरिक कहता है। मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बीच में ऐसी भी कोई प्राइवेट बातें होती होगी जिसे मैं सुन नहीं सकता। फिर कुछ देर की छुट्टी के बाद अगले ही पल कार्तिक तीखी मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ, लेकिन एक चीज है जो तुम दोनों के बीच में प्राइवेट रखने जैसी है। अगर तुम दोनों का रिलेशन दोस्ती से कहीं ज्यादा हो, मेरा मतलब है कहीं तुम दोनों के बीच में फिजिकल। लेकिन कार्तिक आगे कुछ का पाता उससे पहले ही एरिक कार्तिक के मुंह पर अपना हाथ रख देता है ताकि कार्तिक आगे कुछ ना कह ना पाए, क्योंकि वह समझ चुका था कि कार्तिक के कहने का मतलब क्या था। इस वक्त एरिक ने कार्तिक के मुंह पर अपना हाथ रख रखा था और वह कहता है, तुम्हें इसके आगे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फोन स्पीकर पर रखने को तैयार हूं। तुम सच में एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। विश्वास नहीं होता तुम मेरे और मोहित के बारे में ऐसा कुछ भी सोच सकते थे। कहते समय चेहरे के एरिक पर अजीब एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे।
कार्तिक अपने मुंह पर से एरिक का हाथ हटाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह मुस्कान उसकी जीत की पहचान थी, क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से एरिक को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। एरिक अपना फोन अटेंड करता है और फोन को स्पीकर मोड पर रख देता है, जिसके कारण मोहित के बोले गए शब्द कार्तिक भी सुन सकता था। सामने से मोहित की आवाज आती है, एरिक मैं तुम्हें कहीं देर से कॉल कर रहा हूं, क्या तुम मेरे कॉल अटेंड नहीं कर सकते? क्या तुम इस समय इतने बिजी हो? चिल्लाते हुए मोहित बोलता है। कार्तिक एरिक की ओर देख रहा था। एरिक कार्तिक की ओर देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा फोन उठाने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मेरे आसपास एक बहुत मोटा मच्छर भटक रहा था। वह मुझे कई देर से परेशान कर रहा है, बस उसी की वजह से मैं तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाया। कहते समय एरिक के होठों पर तीखी मुस्कान थी। एरिक की बात सुनकर कार्तिक एरिक की ओर तीखी नजरों से देखता है, लेकिन वह उसे कहता नहीं है। मोहित जवाब देते हुए कहता है, एरिक तुम्हारे लिए मेरे फोन उठाने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वह कमीना मच्छर है? अगर तुम्हारे केबिन में इतने ही ज्यादा मच्छर है तो तुम पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं करवा लेते हो, या फिर अपने साथ मच्छर मारने वाला स्प्रे रखा करो। मोहित की बातें सुनकर एरिक के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। वह कार्तिक को देख रहा था और कार्तिक एरिक को घूर रहा था, लेकिन वह इस समय कुछ भी कह नहीं सकता था। मोहित, यह मच्छर बहुत बदमाश है कि किसी पेस्ट कंट्रोल या फिर किसी एक्सप्रेस से भागने वाला नहीं है। तीखी मुस्कान के साथ एरिक कहता है। हैरानी भरी आवाज में मोहित बोलता है, ऐसा कैसा मच्छर है जो स्प्रे से भी नहीं भागेगा? कार्तिक, ये सब छोड़ो मोहित, अभी यह बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? एरिक बोलता है, देखा तुम्हारी वजह से मैं तो बात बताना ही भूल गया कि मैंने तुमने कॉल क्यों किया है। तुम अभी जहां भी हो अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से रेसिंग एरेना में पहुंच जाओ। मोहित बोलता है, 199 मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मोहित, यह मच्छर बहुत बदमाश है कि किसी पेस्ट कंट्रोल या फिर किसी एक्सप्रेस से भागने वाला नहीं है। तीखी मुस्कान के साथ एरिक कहता है। हैरानी भरी आवाज में मोहित बोलता है, ऐसा कैसा मच्छर है जो स्प्रे से भी नहीं भागेगा? कार्तिक, ये सब छोड़ो मोहित, अभी यह बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? एरिक बोलता है, देखा तुम्हारी वजह से मैं तो बात बताना ही भूल गया कि मैंने तुमने कॉल क्यों किया है। तुम अभी जहां भी हो अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से रेसिंग एरेना में पहुंच जाओ। मोहित बोलता है। ये सुनकर कार्तिक और एरिक दोनों के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन छा जाते हैं। रेसिंग एरेना में? लेकिन क्यों? एरिक मोहित से सवाल करता है। एरिक, ये कैसा सवाल कर रहा हो? रेसिंग में एरेना में क्यों आते हैं? कार रस के लिए आते हैं। डेफिनेटली मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि आज मेरी रेस है, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे रेस देखने के लिए आओ। ये सुनकर एरिक अपने मन में सोचता है, मुझे मोहित की बात मानकर उसकी रेस देखने के लिए चले जाना चाहिए। कम से कम कार्तिक नाम की मुसीबत बचूंगा। वैसे भी मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसने तो मुझे इतना नौकर बनने की प्लानिंग बना रखी है, और अगर मैं रेस में चला जाता हूं तो कम से कम इस बहाने मुझे इससे दूर रहने का मौका तो मिलेगा। कार्तिक एरिक का ओर देख रहा था तो उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकता था कि एरिक इस समय किसी सोच में डूबा हुआ है। जब मोहित को मेरे को कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो वह अपनी बात को दोहराते हुए एक बार फिर से कहता है, एरिक क्या हुआ, तुम आ रहे हो ना? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, फिर जितना जल्द हो सके उतना जल्द अरेना में पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और इस समय मैं तुमसे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, इसलिए फोन रख रहा हूँ। हम कुछ देर में मिलते हैं। इतना कहकर मोहित एरिक का फोन कट कर देता है। एरिक कार्तिक की ओर देखता है जो इस समय उसे तीखी नजरों से घूर रहा था, लेकिन एरिक कार्तिक की नजरों को नजरअंदाज करते हुए बोला, तुम यहाँ पर जितनी देर चाहो उतनी देर रुक सकते हो। मैं जाने से पहले सोनाली से कह दूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह तुम्हारी डिमांड को पूरी कर देगी। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपनी इस रिवॉल्वर को मेरे स्टाफ से छुपा कर रखना क्योंकि मैं नहीं चाहता वह तुम्हें देखकर डरने लगे, और यहाँ से जाने के बाद अपने लिए रुकने के लिए दूसरा इंतजाम कर लेना क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रखने वाला। इतना कहकर एरिक बिना कार्तिक का जवाब सुने वहां से जाने लगता है। तभी कार्तिक पीछे से कोल्ड टोन में कहता है, तुम कहां जा रहे हो? एरिक कार्तिक की ओर पलटते हुए देखता है। उसकी ओर देखते हुए उसकी भौहें ऊपर हो जाती है। क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है जो तुम्हें कुछ देर पहले सुने गए शब्द भी याद नहीं है? ऑफ कोर्स मैंने मोहित से तुम्हारे सामने कुछ देर पहले ही कहा है कि मैं उसकी रेस देखने आ रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं उसकी रेस देखना ही जा रहा हूं। इतना कहकर एरिक एक बार फिर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी कार्तिक फिर से पीछे से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही एरिक ये सुनता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह एक बार फिर से पीछे की ओर पलटते हुए कार्तिक की ओर हैरानी से देख रहा था। कार्तिक के चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे, वह एकदम शांत खड़ा था। क्या कहा तुमने? एरिक कार्तिक की ओर हैरानी से देखते हुए बोलता है। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अपने शब्दों को दोहराते हुए कार्तिक बोला।
एरिक यहाँ से कार्तिक से छुटकारा पाने के लिए ही जा रहा था, और अगर अब कार्तिक भी उसके साथ जाएगा तो उसका यहाँ से भागने का फायदा ही क्या है। तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हैं। कार्तिक को मना करते हुए एरिक बोलता है। क्यों नहीं चल सकता? उद्धरण चिन्ह। वो मैं। एरिक को समझ नहीं आ रहा था अब कार्तिक से क्या बहाना बनाए, आखिर वह ऐसा क्या कहे जिसकी वजह से कार्तिक उसके साथ जाने से मना कर दे। कुछ देर सोचते हुए एरिक कहता है, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ आते हो तो तुम्हें इस बात का डर रहेगा कि मोहित तुम्हें देख लेगा। क्या तुम मोहित के सामने आना चाहते हो? और अगर मोहित ने तुम्हें देखा तो डेफिनेटली वह तुम्हारे डैड और दादाजी को तुम्हारे बारे में बता देंगे, फिर तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर घूमना पड़ेगा। क्या तुम यही चाहते हो? कहते हुए एरिक को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा बहाना मिला था। कार्तिक अभी अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहता है, और अगर वो उसे फैमिली का नाम लेकर डर आएगा तो डेफिनेटली वो के साथ कभी नहीं जाएगा। लेकिन एरिक को कहाँ पता था कि कार्तिक उसकी बात इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। शांत लहजे से बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और बार बार मुझे मेरे डैड के नाम से डरना बंद करो। तुम्हें क्या सच में लगता है मैं उनसे डरता हूँ? एरिक, लेकिन क्या तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम है? अगर है भी तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इतना कहकर कार्तिक आगे बढ़ जाता है और दरवाजा खोलने लगता है। कार्तिक ने दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। कार्तिक एक बार एरिक की ओर मुड़ता है, जो अभी भी शौक के कारण अपनी जगह पर ही खड़ा था। यदि कार्तिक एरिक से बोलता है, क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? तुम जाना नहीं चाहते, या फिर तुम रेस खत्म होने के बाद जाना चाहोगे? 200 रेसिंग अरेना। लेकिन क्या तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम है? अगर है भी तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। इतना कहकर कार्तिक आगे बढ़ जाता है और दरवाजा खोलने लगता है। कार्तिक ने दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। कार्तिक एक बार एरिक की ओर मुड़ता है, जो अभी भी शौक के कारण अपनी जगह पर ही खड़ा था। यदि कार्तिक एरिक से बोलता है, क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? तुम जाना नहीं चाहते, या फिर तुम रेस खत्म होने के बाद जाना चाहोगे? एरिक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कार्तिक को अपने साथ ले जाने के अलावा। एरिक कार्तिक की ओर तिरछी नजरों से देखता है, फिर उसे साइड में करते हुए वहां से निकल जाता। कार्तिक भी कोई रिएक्शन नहीं देता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अंडरस्को। कुछ देर बाद रेसिंग अरेना के बाहर पार्किंग लॉट में एरिक और कार्तिक दोनों गाड़ी से बाहर उतरते हैं, और कार्तिक गाड़ी से उतरकर अपने चारों ओर देखने लगता है। वह उस जगह का मुआवजा ले रहा था। एरिक गाड़ी को लॉक करके अंदर जाने लगता है। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों अरेना के अंदर पहुंच जाते हैं। एरिक उसे दिशा की ओर जाने लगता है जिस दिशा में कार रेस देखने के लिए ऑडियंस बैठी हुई थी, लेकिन कार्तिक एरिक को वहीं छोड़कर दूसरी दिशा की ओर जाने लगता है। ये देखकर एरिक कार्तिक से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह शांत व लहजे से कहता है, क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है? ऑफ कोर्स, तुम यहाँ मेरे साथ आए हो, इसलिए कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर है, जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। लेकिन फिर भी तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे रेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, चेहरे पर बिना किसी भाव की कार्तिक कहता है। ये सुनकर एरिक के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन छा जाते हैं। वह कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें रेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो तुम मेरे साथ आए क्यों? जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर कार्तिक दूसरी दिशा की ओर चला जाता है। अब ये क्या करने वाला है? एरिक अलग ही सोच में पड़ जाता है। एरिक इसी सोच में पड़ा हुआ था, तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है ये देखने के लिए वह पीछे मुड़ता है तो उसके सामने चित्रा खड़ी हुई थी। चित्रा को देखकर वह हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन चित्रा के चेहरे पर एरिक को देखकर कोई भी हैरानी नजर नहीं आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि एरिक भी यहाँ आने वाला था। एरिक, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ रिया और क्यारा भी आए हैं। क्या तुम्हें मोहित ने बताया नहीं? उसने हमें भी अपनी रेस देखने के लिए इनवाइट किया है। हाँ, मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे उसकी गलती नहीं है, वह जल्दबाजी में था, इसलिए उसने फोन कट कर दिया था, तो शायद उसे बताने का टाइम नहीं मिला होगा। एरिक बोला। चित्रा, एरिक, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग यहाँ पर हो, तो अब साथ में देखने में मजा आएगा। फिर अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ कार्तिक यहाँ से चला गया, वरना ये लोग कार्तिक को यहाँ देख लेते। तभी रिया भी आ जाती है। हाय एरिक, कैसे हो? चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ रिया कहती है। क्यारा भी रिया के साथ ही थी, लेकिन क्यारा एरिक को ग्रीट नहीं करती है। एरिक क्यारा की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। हेलो क्यारा, कैसी हो? काफी लंबे समय बातों में आमने सामने देखने का मौका मिला है। एरिक उसे ग्रीट करता है। क्यारा सिर्फ अपना हाँ में सर हिला देती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है।
रिया बीच में ही कूदते हुए बोल पड़ी है, एरिक मैंने तुम्हें पहले ग्रीट किया था, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मुझे ग्रीट करना चाहिए था, जबकि क्यारा ने तो तुम्हें ग्रीट भी नहीं किया, फिर भी तुम मुझे इग्नोर करके उसे ग्रीट कर रहे। दैट्स नॉट फेयर। नाराज होने का नाटक करते हुए रिया बोली। एरिक रिया की ओर झुकते हुए धीमी आवाज में उसे कहता है, रिया जरा सोच कर देखो, अगर मेरी जगह मोहित बताएं तो तुम्हें क्या लगता है, वह मुझसे पहले ग्रीट करता है या तुम्हें? तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है। ये सुनकर रिया के गाल लाल हो जाते हैं। रिया के लाल गालों को देखकर एरिक फिर से कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता जब मैं तुम्हारा सपोर्ट कर सकता हूं तो तुम्हें भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए? तो तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी और अभी तक तुम्हारी फ्रेंड को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सही कह रहा हूं? चित्रा जब देखती हैं एरिक और रिया दोनों एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कर बात कर रहे हैं। तुम दोनों एक दूसरे से किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन क्यारा को उन दोनों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से निकलकर सिटिंग एरिया की ओर जाने लगती है। क्यारा को जाता देखकर एरिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और रिया भी एरिक के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन चित्रा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम कहां जा रहे हो? क्योंकि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर।